मोशन। और ये वाला डिफिकल्ट तो नहीं है यार, लेकिन थोड़ी आप लोग समझने में दिक्कत होती तो प्लीज़ थोड़ा कंसंट्रेशन से देखिए यहाँ पे, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपके पास, चलो भाई प्लीज़ अब बातें नहीं बिल्कुल भी, तो मैं एक बार पॉइंट सारे बता रहा हूँ, है ना। ये दोनों ब्लॉक्स कैसे हैं, दोनों रिजिड ब्लॉक, है ना। तो मैंने क्या बताया था कल आपको कि ये दोनों मूव कर रहे होंगे, है ना। तो अगर इसका एक्सेशन ए है और इसका एक्सेशन कितना है, बी है, तो मैंने आपको बोला था कि ए एंड बी मस्ट बी क्या, मस्ट बी सेम। बड़ी ऑब्वियस सी बात है ना। अगर ए बी से ज़्यादा हो गया, आपको लिखना कुछ नहीं, समय आपको कल बता चुका हूँ क्या होता है बताइए, ये क्रैश कर जाएगा इसमें, नहीं, ए जाके बी में क्रैश कर जाएगा अगर ए की वैल्यू बी से क्या है, ज़्यादा है। और अगर बी ग्रेटर देन ए हो गया तो ये सेपरेट हो जाएंगे दोनों ना, आगे वाला तेजी से चला गया। और कॉन्टैक्ट बने रहने के लिए क्या ज़रूरी है, ए बी, है ना। तो फॉर कॉन्टैक्ट, अगर यहाँ पे कॉन्टैक्ट रहना है ना, तो एक्सेशन ऑफ ए एंड एक्सेशन ऑफ दी दे मस्ट बी क्या, ये हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन हुआ था कल, ठीक है। ये किस केस में, जब दोनों नॉर्मल रखे हैं, है ना। और अगर किसी एंगल पे भी चल रहे होंगे ना, तब भी कॉन्सेप्ट यही रहेगा कि दोनों का एक्सेशन क्या होने चाहिए, किधर, परपेंडिकुलर टू सरफेस। अब एक लाइन ऐड करिए, टू रिमेन इन कॉन्टैक्ट। हाँ मतलब एक इन जनरल मैं आपको पॉइंट बोला हूं, टू रिमेन इन कॉन्टैक्ट relative acceleration of two rigid bodies, relative acceleration of two rigid bodies must be zero along perpendicular direction. At the point of contact, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका बहुत सीधा सा मतलब है कि जितना एक्सेलरेशन एक सरफेस का दूसरे की तरफ होगा, ये दो बॉडीज कांटेक्ट में ना ऐसे, ये तो जितना एक्सेलरेशन इसका इसकी तरफ होगा उतना इसका इससे क्या होगा, दूर होगा। अगर ये बिल्कुल ऐसे मूव नहीं कर रहे हैं तब भी, किसी भी एंगल अगर एंगल पे भी हैं तब भी आप हमेशा एक कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे कि जितना एक्सेलरेशन उसका किधर आएगा, सरफेस की तरफ आएगा, उतना ही दूसरी बॉडी का उस सरफेस से क्या होगा, अवे होगा। अभी आपको एक एग्जांपल से बता रहा हूँ, शायद आपको पूरी बात समझ में नहीं आ रही होगी। तो जो मैंने आपको कल क्वेश्चन करवाया था उस क्वेश्चन के बाद दोबारा देखते हैं। सारे बच्चे देखिए उस क्वेश्चन को दोबारा। उस पर एक फिगर बनवाई थी मैंने आपको, है ना। और फिगर में, हाँ पूरी फिगर तो नहीं बना रहा, यहाँ पे ऐसे ये था और ये नीचे आ रहा था, है ना, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा था। एक सिलेंड्रिकल उसमें था, ये कैविटी में, ये नीचे मूव कर रहा था। और यहाँ पे क्या रखा हुआ था, यहाँ पे एक ऐसे बेंच रखी हुई थी थीटा एंगल पे। इसका एक्सेशन ए लेते हैं, इसका एक्सेशन कितना हो गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ए, और इसका कितना हो गया, इस पॉइंट का बी ले लेते हैं। ये आ जाएगी ना वेज, समझाया था ना पर, जब नीचे आएगा तो क्या होगा भाई, ये नीचे आएगा, इसको जगह चाहिए होगी, वेज को क्या करेगा, पुश करेगा, तो वेज कहाँ चली जाएगी, वेज आपकी ऐसे राइट में चली जाएगी, ठीक है। तो मैंने आपको पता क्या बोला था, अभी आपने कॉन्सेप्ट क्या लिखा है देखिए, पहले एक बार उसको पढ़िए दोबारा से। एक्सेलेरेशन सेम होना चाहिए, रिलेटिव एक्सेलेरेशन जीरो का मतलब एक्सेलेरेशन क्या हो गया, किस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू सरफेस, समझ गए ना। तो देखो भाई मैंने आपको बताया था कि ये अगर थीटा है
तो इसका जो ये कॉम्पोनेंट आएगा ये कितना आएगा, ये आएगा बी साइन थीटा, और ये मैंने कितना बताया था, ये बताया था मैंने ए कॉस थीटा। तो ये जो ए कॉस थीटा है ना ये, और यहां पे एक एक्सप्रेशन और आएगा कौन सा, अब यार थोड़ा बहुत ध्यान से आपको बातें समझनी पड़ेगी, सोचना भी पड़ेगा, समझे, थोड़ा विजुलाइज करना पड़ेगा कि अब सोचो आप कि कौन सा एक्सप्रेशन इसको धक्का मार रहा है। ये बात समझ में आ रही है? बड़ा फिक्स नहीं है, फिक्स में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, है ना, ये फिक्स नहीं है। जब ये पाइप नीचे आएगा, यहाँ पे देखो मैं पूरी फिगर बना देता हूँ कि यहाँ पे क्या था, ऐसे एक पूरा सिलेंड्रिकल स्पेस था, ये ऐसे था, है ना। आप लोग क्या पूछो, मैं समझ नहीं पाया, दोबारा से पूछो क्वेश्चन, क्या हो तो क्या होगा। ये बड़ा स्लाइड, अगर ये फिक्स है तो क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा ना फिर। बिल्कुल अनुष्का बेटा आप सही बोल रहे हो, फिक्स होगा तो क्वेश्चन मीनिंग ही नहीं बचा ना फिर। अगर फिक्स हो गया ये वेज तो वो आके यहाँ रुक जाएगा और चलेगा नहीं। अभी जब आप इसको जगह दोगे स्लाइड करने की तब क्या होगा, तभी नीचे आएगा और इसको क्या करेगा, इधर पुश करेगा, ठीक है। तो भाई मैं आपको ये बोल रहा था कि ये जो सरफेस है ना, ये इसको कितने से पुश कर रहा है बताओ, कितने एक्सेशन को धक्का मार रहा है। ये जा कहाँ रहा है बताओ, वैसे इधर जा रहा है, लेकिन इस डायरेक्शन में कितना है बताओ यार, इनको सेम होना पड़ेगा। अगर ये ज्यादा हो गया ना कौन, ए कॉस थीटा, तो जाके इसमें क्रैश कर जाएगा। अगर ए कॉस थीटा की वैल्यू बी साइन थीटा से ज्यादा हो गई, अभी आप इनको भूल जाओ, आप ए साइन थीटा को भूल जाओ, ठीक है, और आप यहाँ पे इसको भी भूल जाओ, बस आप इनके बारे में सोचो कि ये इधर ए कॉस थीटा से आ रहा है और इधर कितने से आ रहा है, क्या ये डिफरेंट हो सकते हैं? आप सिर्फ इन पे कंसंट्रेट करिए, बाकी सब आप भूल जाइए, नहीं हो सकते ना, क्योंकि ये रिजिड बॉडीज हैं। अगर बी साइन थीटा ज्यादा हो गया तो क्या होगा, सेपरेट हो जाएंगे, और अगर ए कॉस थीटा ज्यादा हो गया तो क्रैश कर जाएगा। दोनों हार्ड बॉडीज हैं, तो जितना उसको पुश करेगा उतने उससे वो अवे जाएगा, तो इन दोनों को आपको सेम करना पड़ेगा, समझे। हाँ, कांटेक्ट ही नहीं होगा, मतलब कहीं दूर चला गया होगा। तो वो बराबर ही होंगे ना, दोनों को बराबर होना पड़ेगा ना, ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा को। अगर तभी होगा अगर तुम इसको इधर से खींच लो पकड़ के, बहुत तेजी से, आप बहुत तेजी से आके इसको खींच लें और आप यहाँ पे गैप क्रिएट कर दें, तभी होगा। कोई बंदा उधर खड़ा हो और एकदम से क्या करे, वो एकदम से इसको खींच ले, तो क्या हो जाएगा, इनमें कॉन्टैक्ट कम हो जाएगा, ठीक है। तो यार यही सबसे मुश्किल क्वेश्चन लगता है, ये बताओ तुमको समझ में आया कि नहीं आया। अब सोचना है इसमें, ऐसा कुछ नहीं है भाई, बहुत सीधी सी बात है कि इसकी तरफ कितने जा रहा है, ए कॉस थीटा से ये जा तो इधर रहा है, किधर, इस तरफ, लेकिन इधर की जो टेंडेंसी वो कितनी है, वो ए कॉस थीटा है। ये पॉइंट जा कहाँ रहा है, जा तो इधर रहा है, लेकिन इस तरफ की टेंडेंसी कितनी है, बी साइन थीटा, और यही दो टेंडेंसी जो है ये एक दूसरे को क्या कर रही है, पुश कर रहे हैं और उसको दूर ले जा रहे हैं। बस ये एक सबसे टफ क्वेश्चन था इसमें, ए कॉस थीटा को बी साइन थीटा के इक्वल कर दो, खत्म कहानी। आगे भी बात समझने। हाँ भाई प्लीज अब क्वेश्चन सुनने दो मुझे, सारे बच्चे भाई प्लीज, मुझे आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ, तो एंगल 45 होना पड़ेगा उस केस में। अगर ए और बी बराबर हो गए तो साइन थीटा कॉस थीटा भी बराबर हो जाएंगे, है ना। तो एंगल 45 होगा तभी आपका केस बनेगा जो आप कह रहे हो, है ना। अगर ए और बी आप ये दो, ए और बी बराबर हो, तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब कब, जब ए और बी को बराबर कर दो यार। साइन थीटा कितना हो गया, कॉस थीटा, तो ऐसा कब होगा, व्हेन थीटा इज 45। अच्छा वो वहां मैंने आपको बोला था, मैं बताता हूँ। अरे एंगल निकाले ना यार, तुम लोग थोड़ा काम तो कर लो, ये निकलवाओगे एंगल, निकाल लो अच्छा एंगल। जिसको एंगल नहीं समझ आ रहा देखो, अब एंगल में तो निकाल दिया करो यार तुम लोग। ये कितना है,
ए, ये एंगल कितना होगा बताओ? अरे कितना होगा यार? थीटा। तो ये कितना हुआ? तो ये कितना हुआ? खत्म यार क्वेश्चन। कितना आ गया? और ये कितना आ गया? अच्छा मैं स्लाइडिंग भी तो होगी नहीं? थोड़ा इमेजिन करो, जब नीचे आएगा तो ऐसा ही है, इस पे स्लाइड मारता हुआ जाएगा। स्लाइडिंग कौन करा रहा है, कोई बताएगा? हालांकि ऐसा आपको क्वेश्चन मिलने वाला नहीं, जब मैं आपसे जस्ट पूछ रहा हूँ कि स्लाइडिंग कौन करा रहा है, और उधर कौन था? तो ये जो ए साइन थीटा और बी कॉस थीटा आ रहे हैं ना, वो क्या कर रहे हैं, वो उसको स्लाइड करवा रहे हैं। ए साइन थीटा एंड बी कॉस थीटा उसको क्या कर रहे हैं? स्लाइड करवा रहे हैं। खैर चलो, तो बस इसमें यार एक ही दो क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, समझे? कांस्टेंट मोशन जो वेज कांस्टेंट है, इस पे एक ही दो क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। चलो एक क्वेश्चन और है, मुझे लगता है कि आप सारे बच्चे मुझे आंसर दे दोगे इस क्वेश्चन का। हाँ, ये तो मगर ये थे नाइट ड्रॉप रहेगा तब पॉसिबल होगा। क्या कह रहे हो? अगर नाइट ड्रॉप रहेगा तब पॉसिबल होगा ये? यार वो फिक्स होना चाहिए बिल्कुल, है ना? वो बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। अब ये उससे आसान क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चे आंसर दे देंगे। थोड़ा बस इसमें विजुलाइज करना होता है। ये क्या है बताओ? ये फिक्स सिलेंडर है, और यहाँ से मैंने एक सिलेंडर को ऐसे क्या कर दिया नीचे, इसको मैंने पुश कर दिया। ये एंगल कितना है? थीटा, ठीक है। तो ये जो मैंने इसको पुश किया है, इसका एक्सेलेरेशन कितना है? ए। तो वेज कहाँ जाएगा बोलो? कि भाई ये ऐसे नीचे आएगा तो ये वेज को धक्का मारेगा, और वेज कहाँ जाएगा? पीछे आएगा। क्वेश्चन है आपके लिए, फाइंड एक्सेलेरेशन ऑफ वेज। सिर्फ एक लाइन का क्वेश्चन है, क्यों? फाइंड एक्सेलेरेशन ऑफ वेज टुवर्ड्स राइट, ये इधर जा रहा है बी एक्सेलेरेशन से, है ना? चलो भाई सारे बच्चे सोचें। ये यहां से मैं इसको पुश कर दिया, इस रॉड को पुश करूंगा तो क्या होगा भाई? रॉड थोड़ी देर कहाँ पहुंच जाएगा बताओ? ये रॉड यहाँ पहुंच जाएगा थोड़ी देर के बाद, क्यों? सिलेंडर यहाँ पे आ जाएगा, और ये वेज कहाँ हो जाएगी बताओ? वेज थोड़ा सा पीछे चली जाएगी, ये होगा सीन। देखो बेसिक पे जाओ आप लोग थ्योरी मत छोड़ा, तो बेसिक है ना, बेसिक थ्योरी मत छोड़िए आप। हाँ आप अच्छा मुझे मेथड बताओ। आप सारे बच्चे गलत आंसर दे रहे हो। आप कॉन्सेप्ट दो सोचो यार, आप बस कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक हिसाब से थीटा साइन थीटा कॉस से बताने लग जाते हो। कॉन्सेप्ट क्या है पहले बताओ? किसका? नहीं आप कॉन्सेप्ट मुझे, हाँ प्रथम बेटा आप सही बोल रहे हो, बी इज इक्वल टू ए बाई साइन थीटा, ठीक है। चलो आप बताओ क्या कह रहे हो, क्या कॉन्सेप्ट क्या होता है? लिखा हुआ है यार, वेज, यस, हाँ ठीक है, देवांग आपका आंसर भी सही है। आप लोग बेसिक पे जाओ, बेसिक क्या कहता है बताओ? क्या भी बताया आपको, कॉन्सेप्ट क्या समझाया? हाँ ए इज बी साइन थीटा यार, कॉन्सेप्ट क्या था बताओ ना? कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, किसी को आंसर दे रहे हो, बताओ कशिश क्या कॉन्सेप्ट बताया मैंने? नहीं विशाल बेटा, इक्वेशन में फोर्स की इक्वेशन नहीं बतानी है, ए और बी में रिलेशन बताना है। अभी बताओ कौन से एक्सेशन सेम होते हैं, इस बारे में आपने सोचा ही नहीं। जो एक बॉडी का, एक सरफेस का जो दूसरे की तरफ एक्सेशन होता है, और जो दूसरे सरफेस का पहले से अवे वाला होता है, दोनों क्या होते हैं? ये तो बताया। अच्छा ऐसा हुआ क्या? हाँ जी। तो क्या करना है बताओ? अब बिल्कुल बेसिक पे चले जाते हैं भाई। ये कहाँ जा रहा है बताओ यार? को देखो बिल्कुल टफ नहीं है, लेकिन पता नहीं क्या होता है, तो देखा है कि हर बच्चों को ये टॉपिक बहुत टफ लगता है, और सबसे इजी है क्योंकि इसमें कोई इक्वेशन नहीं बनानी होती है आपको। चलो भाई सारे बच्चे मुझे बताएं, इसका एक्सेशन कितना है? ए, किधर? टुवर्ड सरफेस, ठीक है। अब आप ये बताओ इसका एक्शन कितना है? ये बी, और ये कितना है? थीटा। बताइए ये कितना है?
बी साइन थीटा। ठीक है, अब किसको बराबर होना है बताओ? तो यार थोड़ा सा आप लॉजिकली सोचते तो आप आंसर गलत नहीं देते, कभी जल्दबाजी में आंसर। अच्छा ठीक है, सुन नहीं पाया मैं। ए इज बी साइन थीटा। अब तेज बोलना चाहिए था आपको चाहे भी। ठीक है, ए कितना हो गया? बी साइन थीटा। और इसको फील नहीं आ रही तो भाई एक बार थोड़ा घर पे सोचना, समझे कि वो क्या रहा है यहाँ पे। मतलब मैंने पढ़ा था तो मुझे नहीं समझ में आया था क्या हो रहा था। जब मुझे याद आ रहा है, मैं बहुत कंफ्यूज था कि यार कौन सा एक्सेशन, कौन सी वेलोसिटी है ना। तो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। बस ए इज बी साइन थीटा बन गया। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन आ गई। है ठीक है, फ्रिक्शन में थोड़ा एफ और ये कितना हो गया? स्मॉल एम 10 कैपिटल एम। चले भाई, इसमें आपको एक्सेशन बताना है कैपिटल एम का और स्मॉल एम का। एफ बी डी बनाओ, बॉडी जा कहाँ रही है, उधर आप इक्वेशंस लिखो, एक्सेशन लिखो, आपको आंसर आ जाएगा। लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन तो बहुत इजी होते हैं यार, बस आप तो रश कर देते हो, आपको लगता है कि आंसर सीधे दिख जाए, कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। बिल्कुल प्रॉपर स्टेप्स को फॉलो करो, है ना। एफ बी डी बनाइए, तो पहले एक काम करो, कैपिटल एम का एफ बी डी बनाओ और स्मॉल एम का एफ बी डी बनाइए और इक्वेशंस लिखिए, और एक बार मुझसे वेरीफाई कराइए आप लोग इक्वेशंस। हाँ, इस पुली पे कौन कौन से फोर्स होंगे बताइए आप। हालांकि मुझे पुली का एफबीडी नहीं बनाना था, बट चलो बना देता हूं मैं। ये कितना होगा? टी। ये भी कितना होगा? तो बताओ इधर कितना आएगा, कौन बताएगा मुझे भाई? अब प्लीज आप लोग देखते रहिए इधर। 2t, क्योंकि पुली पे क्या होता है, पुली पे कभी भी फोर्स नहीं आता है। तो अगर ये टी और टी 2t होगा तो राइट में भी कितना होगा? 2t। सबको क्लियर ना? पुली पे कभी फोर्स नहीं आएगा। तो इस पे क्या होगा बताइए? इस पे ये फोर्स कितना है? F, और ये कितना है? 2t। ठीक है, ये एफबीडी बन गया। चलो स्मॉल एम का एफबीडी क्या बनेगा बताइए आप। ये स्मॉल एम जो इधर ब्लॉक रखा है, इस पे क्या बनेगा? टी। नहीं, अभी एफबीडी बनाओ बस, और कुछ नहीं। ये कितना है? mg। ये कितना है? n1। अभी आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे। ये कितना है? mg, और ये कितना है? n2। हालांकि इस आपको एफबीडी इतना बनाने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस के बाद आप सीधे बोल सकते हो इक्वेशन। ठीक है, चलो अब बोलो कैपिटल एम की इक्वेशन क्या बनेगी? एम ए, है ना। ये एफ हो गया, 2t हो गया, तो इक्वेशन क्या बन गई? क्लियर? ठीक है, इसकी क्या बनेगी तो? कौन पुल कर रहा है इसको? टी। तो क्या बनेगी इक्वेशन? एम ए नहीं यार, एम ए डैश। तुमको क्या लगता है दोनों के एक्सेशन सेम हो गए? अब बताओ भाई, ए और ए डैश में आपस में क्या रिलेशन है? चलो भाई, एक मेरे पास a इज इक्वल टू 2a डैश। हमेशा दो आंसर आता है। चलो फर्स्ट वाला
ए कौन सा था भाई, मैं खुद ही भूल गया। ये ए है और ये कितना है? इतने लोग एक साथ कैसे गलत हो सकते हैं? ए डैश इज इक्वल टू 2a। बताओ ए डैश इक्वल टू 2a। चलो अब समझाओ भाई कैसे ए डैश इज 2a होगा। हाँ, इस पुली को x ले जाओ, है ना। तो अभी कल आपको बताया था कि जब भी पुली चलती है, यार पुली को थोड़ा आगे कर दो भाई, एक काम करो पुली को इधर बना दो आगे। देखिए भाई सारे बच्चे अब देखते रहो यार, फिर आप लोग गलत आंसर देते हो, फिर आप बातें करते हो। देखिए ये पुली x आगे चली गई, x और ये x, पुली को कितना चाहिए बताओ? 2x, है ना। अगर पुली x आगे गई तो ब्लॉक भी आगे x गया होगा, समझे। तो इसको कितना चाहिए? 2x। वो 2x कहां से आएगा बताइए मुझे? यहां से तो आएगा नहीं 2x। क्यों नहीं आएगा? रस्सी फिक्स्ड है। तो जब ये पुली यहां से यहां पहुंच गई तो ये स्ट्रिंग ऐसे हो जाएगी, और ये x और ये x जो 2x है वो सारा का सारा इसको आगे चलना पड़ेगा 2x, समझ गए। तो अगर ये ब्लॉक कितना चलेगा? अगर ये ब्लॉक x चलेगा, पुली x चलेगी, तो इसको 2x चलना पड़ेगा, समझे। तो अगर इसका एक्सेशन कितना है? इसका एक्सेशन a है, तो a डैश कितना आएगा बताओ? a डैश कितना आएगा यहाँ पे? 2a। तो आइडियली तो आपको ये चीज मन ही मन में लिख देनी थी, मतलब आपको सीधे क्वेश्चन सॉल्व करते समय जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको इसे बनाना नहीं यार, आपके दिमाग में डायरेक्टली ये क्वेश्चन आनी चाहिए, ये और ये सीधे, समझे। और एक क्वेश्चन हार्डली 30 सेकंड्स लगेंगे आपको सॉल्व करने में, अब सारी वैल्यूज बताऊं तो। नहीं इतना मुश्किल है, आप देखो तो ना, वो तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप गलत बता रहे हो, अलग पॉइंट है। इसकी इक्वेशन आपको दिख गई, f-2t में सबको दिख रहे होगे ना। अरे भाई दूसरे ब्लॉक की इक्वेशन f-2t में तो दिख रहा है ना साफ साफ, और इस ब्लॉक की इक्वेशन क्या दिख रही है? t is m डैश। दोनों इक्वेशन तो आपको क्लियर कट दिख रही है, बिना FBD के दिख रही होगी। बस इतना आपको थोड़ा सोचना है कि ये पुली x गई तो x और x ऊपर से आ गया, 2x एक्स्ट्रा आ गया, इसको 2 चलना पड़ेगा। क्लियर? ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं, सॉल्व करना है यार दोनों इक्वेशंस को भाई, है ना। 5 मिनट जस्ट, मीटिंग खत्म होने दो यार। तो ये हमारा लॉज ऑफ मोशन का लास्ट पार्ट है और ये आसान है, ठीक है, इजी है। स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग कहां पे आपने देखी बताओ, कहां कहां भी यूज होती है? पेन नहीं है तो बटन लाओ, उसमें स्प्रिंग लगी होती है। हाँ टिक टिक वाला पेन। नहीं प्रथम 11 को छुट्टी नहीं यार, मैं 14 को जाऊंगा, 13-14 छुट्टी हो गई। संडे में क्लास लेके जाऊंगा, है ना, और 13-14 को आपका होगा टेस्ट। अच्छा चलो अभी लिखा आप स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग एक टिक टिक वाले पेन में होती है और कहाँ पे होती है? अरे भाई किसने कार वार बोला था? कार में शॉकर्स भी लगे होते हैं, बाइक के, ठीक है। ब्रेक में भी होती है स्प्रिंग, अगर आप कभी ब्रेक ओपन करके देखोगे, है ना। अच्छा सोफा में भी होती है, हाँ गुरबानी सही बोला आपने बेटा, स्प्रिंग वाला सोफा भी आता है, ठीक है। सोफा हो गया, टिक टिक वाला पेन हो गया, और कार हो गई, ठीक है। देखिए स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग कभी निकाल के आपने बचपन में खेली भी होगी, अगर उससे निकल गई होगी। ये एक स्प्रिंग हो गई, है ना, और इसको आपने कॉन्सेप्ट भाई सारे बच्चे ध्यान से लिखेंगे इसको, और इसको मैंने यहां से, भाई प्लीज बातें नहीं, मैंने इसको एक्स पुल कर दिया, है ना। तो अगर आपने कभी स्प्रिंग, कोई हार्ड स्प्रिंग निकाली हो, जैसे साइकिल के स्टैंड में भी स्प्रिंग लगी होती है, कभी इसको खींच के देखना। जो साइकिल का स्टैंड होता है ना, उसमें पीछे स्प्रिंग होती है, थोड़ी हार्ड होती है। पेन वाली तो बहुत फ्लेक्सिबल होती है ना।
तो जब आप इसको खींचोगे स्प्रिंग को तो आपको पता चलेगा कि जैसे जैसे स्प्रिंग का इलोंगेशन बढ़ रहा है ना, सुनते रहिए भाई, जैसे जैसे स्प्रिंग का इलोंगेशन बढ़ रहा है आपको वैसे वैसे ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपको इसको 1 सेंटीमीटर खींचना है तो कम फोर्स लगेगा, 2 सेंटीमीटर खींचना है तो ज़्यादा। तो आप इलोंगेशन बढ़ाते जाइए और फोर्स भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। हाँ वो बहुत हार्ड होती है भाई विशाल। तो देखो मैं आपको बता क्या रहा हूँ, पता है कि अगर आप स्प्रिंग को खींचेंगे तो जो आपका फोर्स होगा F, अरे बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है, जिसने भी स्प्रिंग को कभी बचपन में निकाल के देखा होगा उसको पता होगा कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। हाँ वो व्हाट इज X? X इज एलोंगेशन, ठीक है, वह X इज एलोंगेशन। अरे भाई वो अपनी एक उसकी नेचुरल लेंथ होती है ना, स्प्रिंग की अपनी एक नेचुरल लेंथ होती है, तो जितना आपने उसको खींच दिया एलोंगेट कर दिया, एक्सटेंशन है ना। एलोंगेशन का मतलब हो गया कि उसमें कितना एक्सटेंशन आ गया। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। आप प्रोपोर्शनलिटी ब्रेक मारेंगे तो आपको पता चलेगा कि F इज इक्वल टू KX, K इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट, K इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। इसकी यूनिट क्या बनेगी बताएंगे आप मुझे? न्यूटन पर मीटर। तो कभी कभी ना क्वांटिटी की फील हमें यूनिट से आ जाती है ना, कैसे होता है स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, तो आप उसकी यूनिट देखो और उसको फील करने की कोशिश करो। न्यूटन पर मीटर मतलब हाँ 1 मीटर खींचने के लिए है ना, किसी स्प्रिंग को 1 मीटर खींचने के लिए जो हमें फोर्स लगानी पड़ती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट। लिख लो इसको, स्प्रिंग कांस्टेंट इज द फोर्स, स्प्रिंग कांस्टेंट इज द फोर्स required to produce extension of 1 meter in a spring। हाँ हाँ वहाँ पे होता है, ठीक है। वो स्टेपलर नहीं होता, वो उसमें पीछे स्प्रिंग लगी होती है ठीक है। तो अच्छा अगर स्प्रिंग हार्ड होगी उसका K क्या होगा? स्प्रिंग जितनी हार्ड होगी उसका K उतना ही ज्यादा होगा। हार्ड मतलब जिसको खींचना मुश्किल है आपके लिए, और जितना सॉफ्ट होगी उसका K उतना ही क्या होगा, कम होगा। तो K बेसिकली क्या बता रहा है, फोर्स। समझ गए ना आप? तो अगली बार जो इसकी लास्ट एक्सरसाइज है इसमें DC पांडे में भी और इस बुक में भी, वो सारी किस पे बेस्ड है, स्प्रिंग फोर्सेस पे। हाँ ठीक है। तो चलिए भाई क्लास ओवर करते हैं, और कांस्टेंट मोशन की मैं आपको वीडियो भेज रहा हूँ, देख लेंगे एक बार कांस्टेंट मोशन की वीडियोस।